दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट की हमारी टॉप 15 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। जिस सीरीज का आज हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, जो कि हमारा गोल्डन रूल, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर्णिम नियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता है, शॉर्ट या लॉन्ग में। इसलिए ये रूल आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, आपको इसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नोट्स दिए गए हैं, आप इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इन पीडीएफ्स के आप अच्छे से नोट बनाइएगा, अपने खुद के नोट्स बनाइएगा इनसे। और इनके बाहर आपको न पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कुछ देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझा दूं कि स्वर्णिम नियम क्या है हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि इस चैनल पे हम एलएलबी और बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम से रिलेटेड, उनके आंसर राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं, ताकि आपसे मिस ना हो। इसलिए जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज हमारा है स्वर्णिम नियम। ठीक है, और ये क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन हमने दे दिए हैं। इन 3 क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्याख्या के स्वर्णिम नियम से आप क्या समझते हैं, निर्णयित वादों की सहायता से समझाइए। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि संविधि की व्याख्या का स्वर्णिम नियम यह है कि व्याख्या का कोई भी स्वर्णिम नियम नहीं है। ऐसा भी आ सकता है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको आंसर वही लिखना होगा जो कि हमारी स्लाइड में दिखेगा आपको। तो अब देखते हैं कि क्या है स्वर्णिम नियम। स्वर्णिम नियम शाब्दिक निर्वचन का ही परिमार्जित रूप है तथा संविधियों के निर्वचन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जब शाब्दिक निर्वचन संविधि के आशय एवं विधायिका के उद्देश्य तक पहुंचने में असफल होते हैं, तब शाब्दिक अर्थान्वयन में सीमित विचलन का समावेश करके निर्वचन करना ही स्वर्णिम नियम कहलाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्वर्णिम नियम कोई नया नियम नहीं है। ये शाब्दिक निर्वचन का ही परिमार्जित रूप है। शाब्दिक निर्वचन हमारा क्या था, ये हमने पिछले वीडियोस में बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो शाब्दिक निर्वचन का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। और यहाँ भी मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि शाब्दिक निर्वचन क्या है हमारा। कि संविधि का जब न्यायाधीश निर्वचन करते हैं तो उसमें जो लिटरल रूल लगाते हैं, तो इस लिटरल रूल यानी शाब्दिक नियम के अनुसार न्यायाधीश संविधि में प्रयोग किए गए शब्दों का ज्यों का त्यों अर्थ देते हैं। मीन्स ऐसा अर्थ देते हैं जो कि स्वाभाविक हो, प्रचलित हो। ठीक है, ऐसे अर्थ देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, लिटरल रूल। और जब न्यायाधीश शाब्दिक निर्वचन करते हैं लेकिन संविधि का अर्थ स्पष्ट ना हो रहा हो, ठीक है, भाषा उसकी स्पष्ट ना हो रही हो, तब न्यायाधीश शाब्दिक निर्वचन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो निर्वचन करते हैं उसी को स्वर्णिम नियम कहा जाता है, उसी को गोल्डन रूल कहा जाता है। यानी गोल्डन रूल में न्यायाधीश शब्दों का ज्यों का त्यों अर्थ नहीं देते, उसमें अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं। उस संविधि की विषय वस्तु, विधायिका के आशय को भी देखते हैं, तब उसका अर्थ देते हैं। ये हो जाता है हमारा गोल्डन रूल। ठीक है, ये कोई गोल्डन रूल नया नियम नहीं है, ये स्वर्णिम नियम का ही बदला रूप है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो हमारा स्वर्णिम नियम है, तो यह सिद्धांत सर्वप्रथम वारवर्टन वर्सेस लवलैंड नामक एक आयरिश वाद था, उसमें लॉर्ड वर्टन के द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया था, ये जो स्वर्णिम नियम है हमारा। लेकिन इसको स्वर्णिम नियम नाम किस मामले में दिया गया, एक मामला था हमारा मैरिसन वर्सेस हार्ट का मामला था। इस मामले में चीफ जस्टिस जर्विस ने कहा था, इस गोल्डन रूल को, ये गोल्डन रूल नाम दिया था। यानी ये जो सिद्धांत है हमारा, इसको गोल्डन रूल यानी स्वर्णिम नियम का नाम इसी वाद में दिया गया था, मैरिसन वर्सेस हार्ट के वाद में। ठीक है, लेकिन इस स्वर्णिम नियम की उत्पत्ति क्राफोर्ड वर्सेस स्पूनर, और दूसरा केस हमारा ग्रे वर्सेस पियर्सन, ये 2 वाद हैं। इन दोनों वाद में इस नियम की उत्पत्ति हुई थी, स्वर्णिम नियम की उत्पत्ति। अब ये देखते हैं हम कि ग्रे वर्सेस पियर्सन का ये मामला क्या था, इसमें क्या कहा गया। ठीक है, तो इस वाद में लॉर्ड वेंसली डेल एक न्यायाधीश थे। इन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम किसी संविधि में प्रयुक्त शब्दों का शाब्दिक अर्थ ही देना चाहिए, परंतु यदि इसके अर्थान्वयन से असुविधा, कष्ट, अन्याय, असंगतता, अस्पष्टता, संदिग्धता या निरर्थकता का खतरा उत्पन्न हो रहा हो,
तो ऐसे दुष्परिणामों से बचने के लिए जो की गई व्याख्या है वो स्वर्णिम नियम है। यानी स्वर्णिम नियम कोई नया नियम नहीं है, बल्कि संविधि में संविधि का जब निर्वचन करने पर असंगतता, अस्पष्टता, कष्ट, अन्याय का खतरा उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसे दुष्परिणामों से बचने के लिए जो न्यायाधीश के द्वारा व्याख्या की जाती है, तो उसी को स्वर्णिम नियम कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब ये स्वर्णिम नियम को हम 2 पॉइंट्स से देखते हैं। ठीक है? इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और हमारा क्लियर हो जाएगा कि स्वर्णिम नियम है क्या। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, संविधि के विषय और आशय का सामंजस्य। क्या है ये? जब संविधि में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के बारे में संदेह होने लगे, तो विधायिका के आशय और विषय को देखकर सामंजस्य स्थापित करते हुए निर्वचन किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति में शाब्दिक अर्थान्वयन संभव नहीं होता है। मीन्स जब संविधि में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ के बारे में संदेह उत्पन्न होने लगे कि कौन सा अर्थ सही है, कौन सा अर्थ सही नहीं है, तो उस संविधि की विषय वस्तु और विधायिका के आशय को देख करके उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए ही अर्थान्वयन करना चाहिए। और यही है हमारा स्वर्णिम नियम। इस पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, जो कि केस है हमारा न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स। इस मामले में न्यायाधीश शाह महोदय ने निर्धारित किया कि यह मतलब कहा कि यह संविधियों के निर्वचन का मान्य नियम है कि उसमें प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को उस रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें संविधि के उद्देश्य के साथ सामंजस्य हो और विधायिका के आशय को प्रभावित करता हो। यानी संविधि का निर्वचन करते समय वही अर्थ देना चाहिए जो कि संविधि के विषय वस्तु और विधायिका के आशय के बीच में सामंजस्य स्थापित कर रहा हो, उसी अर्थ को सही माना जाना चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट है इसी पे, उद्देश्योन्मुख अर्थान्वयन। क्या है ये उद्देश्योन्मुख अर्थान्वयन? ये जो हमारा गोल्डन रूल है, तो इसका मतलब ये नियम ही है, इस नियम के द्वारा हम उद्देश्योन्मुख अर्थान्वयन करते हैं। जैसे जब संविधि दो दिशाओं की ओर अग्रसर हो रहा हो, तो सामाजिक कठिनाइयों को दूर करने वाला हो, जो हमारा निर्वचन है तो वो सामाजिक कठिनाइयों को दूर करने वाला हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देश्योन्मुख अर्थान्वयन अपनाया जाना चाहिए। मीन्स हमारा जो स्वर्णिम नियम है, इसके द्वारा हम ऐसा निर्वचन करते हैं जिससे कि कोई हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो, यानी हमारा कोई उद्देश्य हो या सामाजिक कठिनाइयों को दूर करने वाला ही अर्थान्वयन करते हैं हम स्वर्णिम नियम के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम कहा जा सकता है कि स्वर्णिम नियम के द्वारा हम उद्देश्योन्मुख अर्थान्वयन करते हैं, यानी जिससे कि कोई हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा हो। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एसी बुद्धिराजा एंड कंपनी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। आप इसको, अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आप जरूर इन केसेस को मेंशन करिएगा। और ये जो हमारे नोट्स हैं, 4 से 5 पेजेस के ही सारे नोट्स हैं। तो ये आपको एग्जाम में आप जब लिखते हो तो वैसे भी इससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखोगे आप तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और आपके बाकी जो क्वेश्चन है आपका वहाँ से टाइम कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है अगर हमारा, तो उसे हमें 4 से 5 पेजेस का ही लिखना चाहिए। और अगर आप बुक्स से पढ़ाई कर रहे हो या नोट्स से, सीएलपी वगैरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिया होता है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उसमें कितना वो पढ़ें और कितना छोड़ें, कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हमने ये नोट्स बनाए थे, जिससे कि आपको ये जो आपकी प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सके। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप लोगों को कोई हेल्प हो रही होगी इससे। ठीक है, और कोशिश करूंगी कि मैं आप बाकी भी सब्जेक्ट, बाकी भी सेमेस्टर जो है आपके, उनके भी नोट्स इसी तरह से बनाऊं। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उन सब्जेक्टों के भी ऊपर बनाएंगे वीडियो। ठीक है, तो अब ये देखते हैं केस क्या था हमारा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एसी बुद्धिराजा एंड कंपनी। ये जो मामला है, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्योन्मुख निर्वचन उस सीमा तक निरूपित होना चाहिए जिससे स्वाभाविक अर्थ का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, विधायिका के वास्तविक शब्द का प्रतिस्थापन हो रहा हो। यानी इन्होंने कहा कि जो उद्देश्योन्मुख अर्थान्वयन हमें वहां करना चाहिए जब संविधि के स्वाभाविक अर्थ का उल्लंघन हो रहा हो और विधायिका के वास्तविक शब्दों का प्रतिस्थापन हो रहा हो, तो वहां पर हमें उद्देश्योन्मुख अर्थान्वयन करना चाहिए। ठीक है, अब इस पर कह सकते हैं कि इस प्रकार यह पूर्ण स्थापित नियम है कि यदि संविधि में प्रयुक्त शब्द साफ, स्पष्ट एवं एकार्थी हो, तो संविधि में दिए गए शब्दों के द्वारा ही निर्वचन करना चाहिए। ठीक है,
परंतु यदि यह निर्वचन हमें असंगतता, अनिश्चितता की तरफ ले जाता है, तो हमें उसके अर्थ को बदल देना चाहिए। यानी अगर संविधि की भाषा स्पष्ट हो, साफ हो और उसका एक ही अर्थ निकल रहा हो, तब उसका शाब्दिक निर्वचन करना चाहिए। लेकिन अगर उसका निर्वचन असंगतता की ओर ले जा रहा है, हमें अनिश्चितता की ओर ले जा रहा है, तब हमें चाहिए कि उसका स्वर्णिम नियम करना चाहिए, यानी स्वर्णिम निर्वचन करना चाहिए। उसमें न्यायाधीश अपनी तर्क शक्ति का भी इस्तेमाल उसे न्यायाधीश को अपनी तर्क शक्ति का भी इस्तेमाल करना चाहिए और उसे विधायिका के आशय और संविधि की विषय वस्तु को देखते हुए उनमें सामंजस्य स्थापित करते हुए तब उसका निर्वचन करना चाहिए। तो अब यह प्रश्न उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा निर्वचन असंगतता की ओर बढ़ रहा है। इसलिए ये इस पर कोई एक निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन जस्टिस ब्लैकबर्न एक न्यायाधीश थे। इन्होंने ब्रिटिश नॉर्थ रेलवे के मामले में 2 परीक्षण बताए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो क्या कि निर्वचन है वो असंगतता या अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है? तो फर्स्ट इसमें जो पॉइंट इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिनियम में कुछ मान्यताएं होती हैं, इसका अतिक्रमण करना ही दुष्परिणामों को जन्म देता है। जैसे कि हमारा है आपराधिक विधि की यह मान्यता है कि बिना दुशासन अपराध घटित नहीं होता है। दुशासन के बिना यदि हम निर्वचन करते हैं तो यह कहा जाएगा कि हम असंगतता की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है? इन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिनियम में कुछ मान्यताएं होती हैं, लेकिन अगर उन मान्यताओं का हम अतिक्रमण करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दुष्परिणामों को जन्म देगा। जैसे कि हमारी आपराधिक विधि में है। आपराधिक विधि में क्या कि कोई व्यक्ति अपराधी तभी माना जाएगा जब उसका अपराध जो किया है उसने, उसका आशय भी अपराधी हो, आशय भी उसका दुशासन हो। ठीक है? दोषी मन हो, तभी उसका क्या कि अपराध माना जाएगा। लेकिन अगर इसके बिना उसका निर्वचन किया जाता है तो असंगतता की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ। ठीक है? तो और दूसरा पॉइंट इस पे क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि जब संविधि की 2 धाराओं में परस्पर विरोध हो एवं एक के निर्वचन से दूसरे का अस्तित्व समाप्त हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि हम दुष्परिणामों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है? यानी एक का जब निर्वचन करो तो दूसरे का अगर क्या कि उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि जो हम निर्वचन कर रहे हैं वो क्या कि दुष्परिणामों की ओर जा रहा है, असंगतता की ओर जा रहा है। ठीक है? तो ऐसे समय में हमें गोल्डन रूल अप्लाई करना चाहिए, ना कि स्वर्णिम नियम। ये जो 2 परीक्षण बताए। ठीक है? लास्ट में इसमें कह सकते हैं कि इस प्रकार स्वर्णिम नियम मात्र एक आपवादिक परिस्थिति है, जो शाब्दिक निर्वचन के असफल होने के पश्चात सहायक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसलिए जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि व्याख्या का स्वर्णिम नियम यह है कि व्याख्या का कोई स्वर्णिम नियम नहीं है। ये बहुत अच्छी इन्होंने लाइन कही कि व्याख्या का स्वर्णिम नियम यह है कि व्याख्या का कोई स्वर्णिम नियम नहीं है। जैसे कि आपको पता भी चल गया है कि स्वर्णिम क्या कि जो स्वर्णिम नियम है कोई नया नियम नहीं है, ये शाब्दिक निर्वचन का ही एक बदला हुआ नियम है। मीन्स जब शाब्दिक निर्वचन हम कर रहे हैं उसका अर्थ जो है स्पष्ट नहीं है, कष्ट, अन्याय, असंगतता की ओर हमारा अर्थ बढ़ रहा है, तब उसमें न्यायाधीश अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके, थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करके थोड़ा-सा उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है और इस तरह की जो व्याख्या की गई होती है, यही हमारा स्वर्णिम नियम है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको नहीं भी आया तो 1-2 बार और रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है? आगे-पीछे करके आपको समझ में आ जाएगा और इसका नोट्स अगर चाहिए आपको तो पीडीएफ इसका हम टेलीग्राम में डाल देंगे, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम की। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कोई अगर क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।